डिप्रेशन और एंजाइटी। मेंटल हेल्थ एक ऐसा इशू है जिसे सिर्फ आप ही जान सकते हो, जी, इसको तो ऐसे- कोई मेजर भी नहीं कर हाँ जी। सकता। अगर आप किसी के साथ कोई अटैचमेंट रखते हो तो वो हाँ। स्ट्रॉन्ग वाली होती है। डिप्रेशन जो है जानलेवा भी साबित होता है। और अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जवाद मलिक। नाज़रीन, आज के दौर में डिप्रेशन और एंजाइटी दो ऐसे बीमारियां हैं जो कि हर इंसान के साथ हैं। एक नॉर्मल हंसता बसता इंसान भी शो नहीं होता, पता नहीं चलता उसका कि वो डिप्रेशन का शिकार है। कई दफ़ा ऐसे होता है कि डिप्रेशन जो है जानलेवा भी साबित होता है और नौजवान लोग, पढ़े लिखे लोग भी डिप्रेशन की वजह से ज़िंदगी से हाथ धो बैठते हैं। तो इसी हवाले से आज हमारे साथ मारूफ डॉक्टर साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर फतीहा अशरफ हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि डिप्रेशन की वजूहात क्या हैं और क्यों आज का नौजवान तबका जो है सबसे ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार हो रहा है। तो डॉक्टर साहब कैसी हैं आप? ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र। आप बताएं, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि आज के दौर में नौजवान तबका ख़ास तौर पे डिप्रेशन का शिकार हो रहा है, तो आपको क्या लगता है, क्या वजूहात हैं, किस वजह से है जो नौजवान तबका जो है वो ज़्यादा इसमें डिप्रेशन का शिकार हो रहा है? अगर डिप्रेशन की बात करें तो डिप्रेशन की मल्टीपल रीजंस हैं। सबसे पहले तो ये स्ट्रेस का, उनको स्टडी का बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है कि पढ़ाई जो है वो मैनेज नहीं होती। फिर उसके अलावा कुछ को फाइनेंशियल इश्यूज़ होते हैं, जॉब का ना मिलना, फिर घर के हालात, अगर डोमेस्टिक इश्यूज़ देखते हैं कि मदर और फादर की आपस में लड़ाई हो रही है तो उस वजह से बहुत से बच्चे जो है डिप्रेशन में चले जाते हैं। फिर लाइफस्टाइल, अपने आप को कंपैरिजन करना हमेशा दूसरों के साथ और उन लोगों के साथ करना, जैसे कि टिकटॉकर्स और व्लॉगर्स के साथ अपनी लाइफ को कंपैरिजन करना, ये भी जो है वो डिप्रेशन की वजह बन जाती है। फिर अगर एंजाइटी की बात करें तो एंजाइटी जो है ये सबसे ज़्यादा कॉमन डिसऑर्डर है कि 90% लोगों को जो है वो एंजाइटी होती है। एंजाइटी की डिफरेंट टाइप्स आ जाती हैं, फिर वो वैरी करती है केस टू केस। अच्छा, एंजाइटी और डिप्रेशन में बुनियादी फ़र्क क्या है? अगर डिप्रेशन की बात करें तो डिप्रेशन बेसिकली आ जाता है कि पर्सन को किसी ना पास्ट के रिलेटेड कोई थॉट्स होते हैं, वो उस पर जो है ट्रॉमा में चला जाता है कि वो हर वक्त जो सोचता रहता है काश ऐसा ना होता, काश ये सब कुछ ना होता, मतलब पास्ट के रिलेटेड ही घंटों सोचता रहता है। फीलिंग ऑफ होपलेस, वर्थलेस, उसको डिसीजन मेकिंग पावर में मुश्किल आती है, नींद ना आना, ये भी जो है वन ऑफ द मेन रीज़न। फिर भूख का कम या ज़्यादा हो जाना, वेट भी जो है वो फ्लक्चुएट करता है, कभी कम हो जाता है कभी ज़्यादा हो जाता है, ये डिप्रेशन के सिम्टम्स है। अगर एंजाइटी पे बात करें तो एंजाइटी में ये आ जाता है कि वो फ्यूचर से रिलेटेड परेशान होता है कि मुझे जॉब मिलेगी कि नहीं, पढ़ाई कैसे करूँगा और किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लूँगा, कहाँ पे जॉब होगी, कितनी सैलरी होगी, सबकी एक्सपेक्टेशंस पर पूरा उतरूँगा कि नहीं, मार्क्स कितने आएंगे, ये जितनी भी सिम्टम्स है ये सारे एंजाइटी के सिम्टम्स हैं। अच्छा, आपको लगता है जैसे अभी आपने बताया कि नींद का पूरा ना होना, हमारा जो नौजवान तबका है आजकल, आपने खुद भी शायद देखा होगा कि रात को 3-3 बजे तक मोबाइल यूज़ करते रहते हैं, तो आपको लगता है कि मोबाइल टेक्नोलॉजी या जैसे आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ये चीज़ें जो आ गई हैं तो ये डिप्रेशन का शिकार कर रही हैं इंसान को? बिल्कुल, ये चीज़ें कहीं ना कहीं जो है वो डिप्रेशन का शिकार कर रही हैं। मोबाइल फ़ोन के हद से ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से बहुत से मेंटल हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं। डिप्रेशन, एंजाइटी के अलावा मूड स्विंग्स काफ़ी आ रहे हैं। लोग जो है वो मोबाइल पे घंटों सिर्फ और सिर्फ रील्स देखते रहते हैं या स्क्रॉलिंग करते रहते हैं, उन चीज़ों को देखते रहते हैं जिनकी कोई वर्थ नहीं है और उसमें ज़्यादातर नेगेटिव चीज़ें आती है। फिर नेगेटिव कंटेंट देखते रहते हैं तो उनके माइंड में भी नेगेटिविटी आती है और रील्स देखना, फिर रील्स पे घंटों फोकस करना, उसमें क्या होता है आपका डोपामिन बढ़ जाता है। जब डोपामिन बढ़ जाता है तो फिर आप जो है आपको नेचुरल चीज़ें जो है वो बेमायनी लगती हैं, आपको यही लगता है कि वो इसी तरह की जो है वो सडन प्लेयर हो। इसीलिए यही कहा जाता है कि अपने डोपामिन को आपने जो है वो काम डाउन रखने के लिए कम से कम मोबाइल फ़ोन से एक दिन का लाजमी ब्रेक लें ताकि आपका डोपामिन बेहतर हो। लेकिन हमारे जो मुआशरा है इसमें नौजवान तो चलो हो गए, हमारे यहाँ छोटे बच्चे, आजकल 4 साल का बच्चा जो है वो भी मोबाइल यूज़ करे और स्क्रीन टाइम बच्चों का इस हद तक ज़्यादा हो गया है कि बच्चों में ना स्टैमरिंग के इश्यूज भी काफ़ी मैंने देखे हैं। तो आपको क्या लगता है कि स्टैमरिंग के जो इश्यूज हैं वो मोबाइल टेक्नोलॉजी की वजह से हो रहे हैं या कोई और रीज़न हो सकती है इसकी? अगर बात करें स्टैमरिंग के इशू तो ये ज़्यादातर मोबाइल फ़ोन की वजह से हो रहे हैं। स्टैमरिंग के पीछे जो वजह है ये एंजाइटी ही की वजह है कि एंजाइटी और स्ट्रेस की वजह से जो वो स्टैमर ज़्यादा करते हैं। स्टैमरिंग से क्या होता है कि हकलाहट, अब हकलाहट जो है कुछ बच्चे फास्ट शुरू में बोलते हैं और कुछ जो है दरमियान में और एंड में, ये वेरी करता है केस
केस टू केस। और हकलाहट के पीछे जो मेन वजह है वो यही आ जाती है कि बच्चों की एंजाइटी है या किसी किस्म की कोई स्ट्रेस ली है। और हकलाहट सिर्फ बच्चों में नहीं बल्कि ये किसी भी एज ग्रुप में हो सकती है और किसी भी एज में स्टार्ट हो सकती है, कि बड़ों में, टीनेजर में, एडल्ट में, ओल्ड एज में, किसी भी एज में जो है ये मतलब हो जाती है स्टार्ट। इसके लिए यही कहा जाता है कि आपने जो है वो अपनी स्ट्रेस को मैनेज करना है। इसके अंडरलाइन कॉजेज़ में जो बात आती है वो यही होती है कि स्ट्रेस काफ़ी ज़्यादा है जिसकी वजह से स्टैमरिंग है। अच्छा, मेन जो रीज़न है आजकल मुआशी हालात, हर शख्स जो है महंगाई की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है, जॉब लेस होना नौजवानों के लिए, तो उसके लिए आप क्या समझती हैं कि कौन कौन सी थेरेपीज होनी चाहिए एक नॉर्मल इंसान की जो कि डिप्रेशन की तरफ जा रहा है? अगर कोई जॉब की वजह से परेशान है तो सबसे पहले उन्हें यही कहा जाता है कि मोबाइल फ़ोन और इन चीज़ों पे कम से कम फोकस करें, अपने स्किल्स को बढ़ाएं। जैसे यूनिवर्सिटी से फारिग होते हैं और डिग्री तो ले लेते हैं लेकिन उनके पास स्किल्स की कमी होती है, तो इस दौरान कोई ना कोई स्किल्स जो है वो यूटिलाइज़ करते जाएँ, इंटर्नशिप्स वगैरह। और मोबाइल फ़ोन जो है उसको इस्तेमाल कम करना चाहिए, फ़िज़िकल एक्टिविटी की तरफ आना चाहिए। आजकल के इस दौर में जो है फ़िज़िकल एक्टिविटी बिल्कुल ना होने के बराबर हो ऐसा ही है। पहले हम छोटे होते थे, देखते थे कि बच्चे, हम लोग खुद सारा दिन खेलते थे, ठीक है, भाग दौड़ सारा कुछ। पेरेंट्स भी, मतलब मोबाइल का तो होश ही नहीं होता था किसी को, उस टाइम तो मोबाइल का ज़माना भी नहीं था। लेकिन आजकल जो है ना तो आप क्रिकेट के बच्चे खेलते हैं ना ही कोई और गेम्स खेलते हैं। पार्क में भी जाएं तो वहाँ पे भी जाके आप बच्चे मोबाइल ही देख रहे होते हैं। तो यही कहा जाता है कि मोबाइल फ़ोन जो है उसकी एक लिमिट रखें। 1 घंटा देख लिया, 30 मिनट्स देख लिया, बस बहुत, उससे ज़्यादा नहीं। अपने स्किल्स पे यूटिलाइज़ करें। और मोबाइल फ़ोन जो है अब घर में आ गए ना, पूरी फैमिली को चाहिए कि अब डिनर का टाइम है तो उस डिनर के टाइम पे जो है मोबाइल फ़ोन बिल्कुल इस्तेमाल ना करें, क्योंकि उसी टाइम पे मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करेंगे तो फिर बातचीत कैसे करेंगे, अपना कैथारसिस कैसे करेंगे। इसलिए घर पे जो है फिक्स टाइम रख लें कि 8 से 9 जो है वो डिनर का टाइम है, इस टाइम पे जो है मोबाइल फ़ोन बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। अच्छा, एंग्जाइटी और डिप्रेशन जो है एक आम इंसान की ज़िंदगी को किस हद तक मुतासर करते हैं? सबसे पहले तो ये आपकी डिसीजन मेकिंग पावर को ख़त्म करते हैं। आप डिसीजन ही नहीं ले पाते कि आपने करना क्या है। आपकी इंटरेस्ट की चीज़ें जो हैं उसमें भी आपका काम करने को दिल नहीं करता। इंटरेस्ट की कैसी चीज़ें, जैसे फॉर एग्जांपल आपका दिल कर रहा है कि आप क्रिकेट के शौकीन हैं तो आप क्रिकेट भी खेलने को आपका दिल नहीं करेगा। आइसक्रीम खाना चाहते हैं उसमें भी नहीं दिल करेगा। कि कोई भी जो भी आपका पसंदीदा काम है आपका वो भी करने को दिल नहीं करता। आप बेशक वो काम पहले बहुत अच्छे से कर रहे हैं, ये आपकी पूरी लाइफ को अफेक्ट करता है। और ये सडन नहीं होता कि एक दिन में हो गया, ये पिछले 6 माह या 1 साल से चल रहा होता है। हाँ, ग्रेजुअली चलता है। डिप्रेशन या एंजाइटी बेसिकली हमारे माइंड का एक सिग्नल है, या तो फिर अपने आप को बदलो या फिर परेशान रहो। अच्छा, कुछ लोग डिप्रेशन में होते हैं लेकिन फिजिकली अगर उनको देखा जाए तो बिल्कुल फील ही नहीं हो रहा था कि ये बंदा डिप्रेशन में है, तो उसका क्या हल है, क्या करना चाहिए? किस तरह से पता चले इंसान को, नॉर्मल देखने वाले बंदे को, कि ये बंदा जो है ये डिप्रेशन में है? अगर अपने इर्द गिर्द के लोगों का जो है वो आपको नज़र रखनी चाहिए कि पहले ये पर्सन जो था वो काफ़ी बोलता था, अपनी दिलचस्पी लेता था खेलों में और हमारे साथ कहीं आउटिंग पे जाता था, अब इसका रवैया क्यों है? उनके रवैयों में तब्दीली जाती है। या तो कुछ लोग बहुत ज़्यादा चुप हो जाते हैं या जो है बिल्कुल नहीं बहुत ज़्यादा बोलते हैं, कि चेंज आ जाता है रवैयों में। अगर किसी शख्स के रवैये में कोई तब्दीली आ गई है तो इसका मतलब ये है कि उसको डिप्रेशन या मेंटल हेल्थ का कोई इशू है। कोई भी इशू हो सकता है, डिप्रेशन भी हो सकता है, पैनिक भी सम टाइम हो जाता है। पैनिक अटैक्स में तो ये भी होता है कि पर्सन को जो सांस लेने में मुश्किल होती है, कि उसको एक सिचुएशन में बिल्कुल पैनिक हो जाता है, समझ नहीं आती मुझे क्या करना है। डिप्रेशन में जो है वो हमेशा फैमिली देखती है, मॉनिटर करती है कि इसका रवैया क्यों बदला, इसकी नींद डिस्टर्ब है, ये खाना पीने में दिलचस्पी क्यों नहीं ले रहा, क्या वजह है, किस किस्म की स्ट्रेस है, मतलब उसको है स्ट्रेस, तो उससे बातचीत करें। हम लोग जो है वो बातचीत करने की बजाय उसको नसीहत करना शुरू कर देते हैं। नसीहत बिल्कुल नहीं करनी बल्कि उसको सुनना है और समझना है। अच्छा, हमारे पेरेंट्स, ठीक है, या हमारे फैमिली मेम्बर जितने भी होते हैं, अगर कोई बंदा घर में डिप्रेशन का शिकार है तो उनका जो फैमिली के बाकी लोग हैं उनका क्या किरदार होना चाहिए? उनको जो है मोरल सपोर्ट करना चाहिए। हमेशा पैसों की ज़रूरत नहीं होती, कभी कभी मोरल सपोर्ट भी बहुत ज़रूरी होती है। मोरल सपोर्ट एक मोटिवेट करना, किसी को एक थपकी दे देना, किसी को सुन लेना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। और फैमिली का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। जितने भी लोग आते हैं उन्हें यही कहा जाता है कि अगर आप जो है अपनी
अपनी फैमिली से डिस्कस करें, फैमिली जो है उनके साथ रहे। अब सुसाइड कर लेते हैं लोग तो उनको यही कहा जाता है इस सिचुएशन में आपने उनको अकेला नहीं छोड़ना, उनके साथ रहना है। कम्युनिकेशन गैप आ गया है। पहले लोग जो थे वो एक दूसरे से बातचीत करते थे, अब बातचीत कम हो गई है, हर चीज़ व्हाट्सएप के स्टेटस तक रह गई है। कुछ भी है, बर्थडे विश करना है, ईद मुबारक कहना है, बस स्टेटस। अच्छा, पहले होता था ईद के दिनों में हम लोग जब ईद आती थी तो ईद कार्ड्स वगैरह दिए जाते थे, लोग गिफ्ट देते थे एक दूसरे को जाके, लेकिन ये चीज़ें वाकई इसमें है क्योंकि अब जो है ना ईद सिर्फ एक मैसेज तक ही रह गई है। वो भी चैट से कॉपी करके दे देते हैं, चैट जीपीटी से कॉपी किया, स्टेटस लगा दिया, बस बात खत्म। दूसरा पर्सन पढ़ता भी नहीं है, उसने भी ये जैसे कि हमारे एक डॉक्टर साहब थे उनको मैंने मैसेज किया कोई मतलब ईद मुबारक का नहीं किया, वैसे ही कुछ पूछने के लिए, तो आगे से उनका रिप्लाई आया खैर मुबारक। हालांकि मैंने उनको ईद का मैसेज भी नहीं किया। असल में हम लोग देखते भी नहीं है ना, उन्होंने ऑटो मैसेज लगाया हुआ था, वो सबको खैर मुबारक का ही मैसेज भेज रहे थे। तो इस तरह क्या है, फीलिंग्स खत्म हो गई, इमोशंस खत्म हो गई हैं। तो आपको क्या लगता है एंजाइटी और डिप्रेशन से बचने के लिए कौन कौन सी एहतियाती तदाबीर होनी चाहिए, करनी चाहिए इंसान? सबसे पहले तो अपने सोशल सर्कल को कभी ख़त्म नहीं करना चाहिए। सोशल सर्कल जो है हमेशा रखें। आजकल के लोग जो है इंटरनेट पे तो काफ़ी ज़्यादा उनके फॉलोअर्स हैं, मिलियंस में हैं, लेकिन वैसे बात की जाए तो वैसे उन्हें कोई नहीं जानता। जहाँ पे आपके इंटरनेट में इतने फॉलोअर्स हैं तो आप अपनी सोशल लाइफ को भी वैसे ही एक्सट्रोवर्ट रखो, किसी ना किसी दोस्त से मिलते रहो, आपका कथारसिस होता रहे। आजकल लोग कहते हैं कि इंस्टाग्राम पे 1 मिलियन फॉलोअर्स हैं, लेकिन रियल लाइफ में कोई दोस्त नहीं है, कोई जानने वाला है। ऐसा ना हो। मिसाल देख लें डॉक्टर आमिर लियाकत साहब, ठीक है, करोड़ों में फॉलोवर थे उनके, लेकिन जब डेथ हुई है उनके करीब ही कोई नहीं था। फॉलोवर्स तो सिर्फ एक नंबर है, वो तो नहीं है। आपकी जिंदगी में वही लोग आपके अपने हैं जो आईसीयू के बाहर आपके लिए दुआएं करते हैं, जो अगर आप किसी मुश्किल में फंसे हैं तो आपको कॉल्स पे कॉल्स कर रहे हैं कि आप ठीक तो हो, वही लोग आपके अपने हैं। अगर आप जेल में हो या कहीं भी हो तो आपके साथ खड़े हैं। बेशक वो आपका कोई दोस्त है, बेशक वो आपके रिलेटिव्स हैं। रिश्ते खून के नहीं, एहसास के होते हैं। अगर एहसास नहीं है तो फिर कोई भी रिश्ता नहीं है। अच्छा, बच्चों और बड़ों में जो है डिप्रेशन की अलामात मुख्तलिफ होती हैं या सेम होती हैं? दोनों में जो है वो चेंज होती है। बच्चों में भी जो है वो एग्रेशन ज़्यादा होते हैं, अपने टैंट्रम शो करते हैं, चीज़ों को फेंकना, थ्रो करना। इसी तरह बड़ों में जो है वो एग्रेशन कुछ पर्सन में कम होता है, कुछ में ज़्यादा होता है, कुछ जो है ज़्यादा बातें करते हैं। और नींद का मसला जो है वो आ जाता है कि मतलब वैरी करती हैं केस टू केस। एक पर्सन ये ज़रूरी नहीं है क्योंकि उसका लाइफस्टाइल और होगा, उसकी कई जॉब और होगी। बैंकर्स में अगर देखा जाए उनका जो है स्ट्रेस लेवल कुछ और होता है कि महीने के एंड में। अच्छा, हर शख्स में मतलब डिप्रेशन और एंजाइटी की अलामात चेंज होती हैं? हाँ बिल्कुल, या सेम होती हैं? किसी में चेंज भी होती हैं, मतलब सेम भी होती हैं, वेरी करता है केस टू केस। किसी को बहुत ज़्यादा मतलब नींद का मसला जो है वो हर किसी को होता है। बहुत से मेंटल हेल्थ इश्यूज जो है वो नींद ना आने की कमी की वजह से शुरू होते हैं। नींद जो है वो मोस्टली लोगों को नहीं आ रही होती कि नींद नहीं आ रही, परेशानी है, समझ नहीं आता, उदास है दिल पे, हाँ, डिसीजन मेकिंग पावर है, ओवर थिंकिंग जो है, ये मतलब सब में सेम है। अच्छा, यूनिवर्सिटियों में आजकल आपने देखा होगा कि यूनिवर्सिटीज़ में जो है स्टूडेंट्स के कपल होते हैं, उनमें एक इमोशनल अटैचमेंट हो जाती है स्टडी के दौरान ना। तो उस चीज़ की वजह से अगर उनका कोई इस तरह का कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए या सेपरेशन हो जाए तो उनमें काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो उनके लिए क्या पैगाम देना चाहिए? ये तो मतलब आम रिश्ते हैं, तो इसमें काफ़ी लोग आते हैं थेरेपी करवाने के लिए, लिविंग रिलेशन वाले और वैसे भी। तो उसमें यही कहा जाता है कि ये रिलेशनशिप जो है ये तो वक्ती, आप लोगों ने एक अटैचमेंट जो है मटीरियलिस्टिक चीज़ों के लिए रखा है। जब वो चीज़ें ख़त्म हुई हैं तो रिलेशनशिप भी खुद ब खुद ख़त्म हो गए। तो उसमें यही उन्हें कहा जाता है कि मूव ऑन करें। ये रिश्ते जितनी जल्दी बनते हैं ना उतनी जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। इतने तो इंटर्नशिप्स भी 6 मंथ की होती हैं, तो 6 मंथ से पहले भी ख़त्म हो जाते हैं कि मतलब इनकी कोई वर्थ नहीं है। तो अपने लिए इनको जो है वो अटैच करना या इस तरह करना, ये चीज़ गलत है। अगर आप किसी के साथ कोई अटैचमेंट रखते हो तो वो स्ट्रॉन्ग वाली होती है, वो यूनिवर्सिटी और ये वाली शायद नहीं है। कुछ लोगों की होती भी हैं, मैंने अक्सर देखा है कपल्स की शादियां तक भी होती हैं, लेकिन उनकी अटैचमेंट का लेवल फिर कुछ और होता है। जो वक्ती अटैचमेंट होती है उसमें जो है पैशन ज़्यादा होता है कि बस ये कर लें वो कर लें, तो ये वक्ती अटैचमेंट है। आखिर पे जो लोग डिप्रेशन का शिकार होते हैं उनके जो ख़ानदान के लोग होते हैं, करीबी लोग होते हैं, उनको, और जो लोग खुद डिप्रेशन का शिकार होते हैं उनको क्या पैगाम देंगे?
उनको मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि एक प्रोफेशनल हेल्प लाजमी लें। अगर मदद मांगना जो है वो बहादुरी है, बल्कि अगर आप अपनी जान दे देते हैं तो वो बहादुरी नहीं है। अगर आप किसी भी मेंटल हेल्थ ट्रॉमा को फेस कर रहे हैं, डिप्रेशन को, एंजाइटी को, तो लाजमी किसी से जो है हेल्प लें, एक प्रोफेशनल हेल्प लाजमी लें। अब तो 24/7 फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो हेल्पलाइंस मौजूद हैं। कम से कम अपनी आप बात को शेयर तो करें, बताएं तो सही, बजाय ये कि आप अंदर जो है वो घुट घुट के मर रहे हैं, किसी को बता भी नहीं रहे। अगर जो है वो प्रोफेशनल्स को नहीं बता सकते तो किसी करीबी दोस्त को, घर वालों को, किसी ना किसी को बताएं। और उनके इर्द गिर्द के लोग भी जो है वो उन पर नज़र रखें कि कौन सा ऐसा इशू है जिसकी वजह से सामने वाला जो है वो सफ़र कर रहा है। और मेंटल हेल्थ एक ऐसा इशू है जिसे सिर्फ आप ही जान सकते हो, इसको तो कोई मैयर भी नहीं कर सकता, क्योंकि ये कोई टेम्परेचर नहीं है कि 100 है या 101, ये सिर्फ आपको ही बताइए कितना है। तो जी नाज़रीन, ये थी डॉक्टर फतीहा अशरफ, मारूफ साइकोलॉजिस्ट हैं, जिन्होंने हमें बताया है कि जी हमारे जो इर्द गिर्द के लोग होते हैं हमें उन पर नज़र रखनी चाहिए और ये देखना चाहिए कि कौन सा शख्स किस वजह से डिप्रेशन का शिकार है, और हमारी कोशिश होनी चाहिए बजाय कि उसको नसीहत करें, कोशिश करें कि उसको इस डिप्रेशन से निकालने के लिए जो है इक़दाम करने चाहिए। तो इसके साथ ही अपने मेज़बान जवाद मलिक को दें इजाज़त। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।